घर के बिगड़े हालात, वो बूढ़े होते माँ बाप, नौकरी की तलाश, मन की आस, एक एक कर टूटते सपने, वो साथ छोड़ते अपने, सब सह रहे हैं आने वाले कल की खातिर, अपने आज से लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी मित्रगण, मेरे सभी लाल लाली सही होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आनंदमय तरीके से जीवन जी रहे होंगे। मैं सभी मित्रगणों से हर क्लास की भांति शुरुआत में अनुरोध करता हूं कि वो क्लास को शेयर जरूर किया करें, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाया करें। और क्लास में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में बताया करें। मैं जरूर आप लोगों के द्वारा बताई गई उस कमी को सुधार करने की कोशिश करूंगा ताकि और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लाया जा सके। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने औरंगजेब के धर्मांध शासक होने की कहानी पढ़ी थी। किस प्रकार वो धर्म आधारित शासन करता है, वो सारी कहानियां हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में औरंगजेब के युद्ध अभियान के बारे में पढ़ेंगे। क्यों दो क्लास लाई गई? तो औरंगजेब का शासनकाल बहुत लंबा था, तो बहुत लंबे शासनकाल को दो चरणों में बांटना ही जरूरी होता है। जैसे अकबर के शासनकाल को हमने दो चरणों में पढ़ा, वैसे ही औरंगजेब के शासनकाल को हम दो चरणों में पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास होगी वो औरंगजेब के युद्ध अभियान पर आधारित होगी। औरंगजेब के युद्ध अभियान क्या रहे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम उन युद्धों की कहानी जानेंगे कि औरंगजेब ने कौन से युद्ध लड़े, लेकिन कुछ विद्रोह भी आएंगे जो औरंगजेब के खिलाफ होंगे। इसका बेटा भी इसके खिलाफ विद्रोह करेगा, कोई नई बात नहीं है। अकबर को छोड़ के बाकी आने वाले सभी व्यक्ति अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, अकबर के पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, फिर उसके बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, फिर उसके बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। अब ये पुत्र और पिता के विद्रोह की ज्वाला लगातार आगे बढ़ रही है। और अब मुगल वंश का वो अंतिम शासक मैं बता रहा हूं जिसके बाद मुगलों का पतन हो जाएगा और मुगल अस्त होने शुरू हो जाएंगे। इनकी कहानी को भी हम पढ़ेंगे। उत्तर मुगल काल के रूप में उनको जाना जाता है, डाउनफॉल्स ऑफ मुगल, या मैं कहूं मुगलों का पतन उसको जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम इसके युद्ध अभियान की कहानी को लेकर के चलते हैं। क्या है इसके युद्ध अभियान, उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले औरंगजेब के टाइम में जो युद्ध हुए हैं वो सबसे पहला है विद्रोह। वो प्रमुख विद्रोह हुआ है इसका जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के समय में सबसे पहला विद्रोह लड़ा गया था जाटों का विद्रोह। ठीक, जाटों का विद्रोह क्यों प्रमुख रहा उसकी हम बात कर लेते हैं। जाट विद्रोह, पहला संगठित विद्रोह गोकुल जाट ने लड़ा था। गोकुल जाट ने इस विद्रोह को जब लड़ा था तो इसने किसानों ने, काश्तकारों और मजदूर वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया था। जितने भी जाट किसान थे, काश्तकार थे, मजदूर थे, उन सभी ने मिलकर यह युद्ध लड़ा था। केवल जाटों ने नहीं लड़ा था, इस युद्ध में सभी वर्ग के लोगों ने, मजदूरों ने भी साथ दिया था, काश्तकारों ने भी साथ दिया था और किसानों ने भी साथ दिया था। इसमें सामंतों का मुख्य हाथ था। सामंत जो बहुत पहले समाप्त हो चुका था, उसमें छोटे छोटे सामंत अभी भी बचे हुए थे, उनका बहुत हाथ था। सामंत एक प्रकार से राक्षसवाद की भावना होती थी, वंशवाद होता था एक प्रकार से, वो जी चाहते थे वो करते थे। ठीक है, तो उसका मुख्य हाथ था। विद्रोह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ था। कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी बिगड़ी हुई थी, कुछ आर्थिक स्थिति इनकी बिगड़ी हुई थी, उसको लेकर के युद्ध हुआ था। और युद्ध का नेतृत्व गोकुल जाट ने किया था। ठीक है, दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था। पूछ ले किन जगहों के जाट इसमें शामिल थे, तो दिल्ली और आगरा के जाट इसमें शामिल थे। अब दिल्ली बेसिकली हरियाणा का ही एक क्षेत्र होता था,
हरियाणा के साथ बसा हुआ एक क्षेत्र है जिसमें योगदान हुआ था। अब जाटों के विद्रोह की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा संगठित जाट विद्रोह हुआ था, ठीक, जिसकी नेतृत्व की अगर मैं बात करता हूं तो राजाराम जाट ने की थी। अब औरंगजेब धार्मिक नीतियों पर आधारित था तो वो प्रताड़ित कर रहा था। उसी प्रकार राजाराम जाट को ये बात पता चली कि औरंगजेब धार्मिक नीति को लेकर के क्रूरता करता है, तो क्यों ना हम भी धार्मिक नीति को लेकर के क्रूरता करें। तो उसको क्या किया, मुस्लिम समुदाय में ना क्या किया जाता है, मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, ठीक, मुस्लिम समुदाय। तो राजाराम जाट को यह बात पता थी, तो राजाराम जाट ने क्या किया, अकबर की कब्र को खुदवाया और उसकी हड्डियों को जलवा दिया। इस बात को लेकर औरंगजेब बहुत दुखी हुआ और उसने राजाराम की हत्या करवा दी। इसने देखा कि आगरा अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हम भी उसी प्रकार का परिचय देंगे, जैसे औरंगजेब परिचय दे रहा है हम भी देंगे। इस तरह से इसने औरंगजेब को चिढ़ाने के और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई और अकबर की कब्र में जो भी हड्डियां बाहर निकल कर आई उनको जलवा दिया। उसने अकबर की कब्र खुदवाई किसने, राजाराम जाट ने। अकबर की हड्डियों को जलाया किसने, तो राजाराम जाट ने। लेकिन औरंगजेब को जब इस बात से ठेस पहुंची तो उसने राजाराम जाट को जलवा दिया, मरवा दिया, ठीक। फिर एक विद्रोह हुआ, सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह या मुंडिया विद्रोह। सतनामी विद्रोह, मुंडिया विद्रोह। मुंडिया इसलिए बोलते थे, ये लोग जो थे ना अपना सर मुंडवा के रखते थे, इसलिए इनको मुंडिया बोलते थे। इसलिए इनको क्या बोलते थे, मुंडिया बोलते थे। बेसिकली ये जो सतनामी पंथ है ये हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निवास करता है। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सतनामी पंथ निवास करता है। यह विद्रोह 1972 में लड़ा गया था। यह विद्रोह 1672 में, सॉरी 1972 में नहीं, 1672 में लड़ा गया था, लेकिन यह औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया था। सतनामियों ने विद्रोह तो किया था, यह धार्मिक नीति के खिलाफ ही किया था, लेकिन इसको दबा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। सिख विद्रोह। सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक था और यह धर्म के विषय में संबंधित था। इस सिख विद्रोह में हुआ क्या, तो चलिए हम इस सिख विद्रोह की कहानी को जानते हैं। तो सिख विद्रोह में क्या हुआ, सिख विद्रोह के अंदर जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे उनका सर कटवा देगा औरंगजेब। क्यों, क्योंकि इस समय सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, उसने यह प्रयास किया कि अगर हम गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दें तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। औरंगजेब की नीति थी कि गुरु तेग बहादुर को इस्लाम बना देना, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देना, तो सारे सिख संप्रदाय इस्लामिक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु तेग बहादुर ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया, भाई हम नहीं करेंगे। क्या हुआ, इस प्रकार उसने सिखों के गुरु को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया। गुरु तेग बहादुर ने इसको अस्वीकार कर दिया और विद्रोह किया कि भाई हम इस्लाम कबूल करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर ने जब विद्रोह किया तो उन्हें पकड़कर दिल्ली लाया गया और शीशगंज के पास 1675 में गुरु तेग बहादुर के सर को अलग करवा दिया गया। जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, चांदनी चौक में है, वहां गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया गया था। सर कटवा लिया लेकिन धर्म नहीं बदला। संभाजी सर कटवा गए लेकिन धर्म नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने कहा कि औरंगजेब, धर्म का मतलब होता है आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, यह बात
संभाजी ने कही थी। यही चीजों पे अटल रहे हमारे गुरु तेग बहादुर, और उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता के आगे सिर नहीं झुकाया। फिर इनके बाद गुरु गोविंद सिंह आए, सिखों के 10वें गुरु। उन्होंने भी इनके खिलाफ विद्रोह किया, औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब ने उसके पुत्रों को मरवा दिया, लेकिन फिर भी पुत्र बलिदान के बाद भी गुरु गोविंद सिंह नहीं झुके और उन्होंने अंतिम श्वास तक इस विद्रोह को बनाए रखा। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी कि सिखों के हर गुरु, गुरु रामदास के बाद जो भी गुरु आए, उनका मुगलों से बोलचाल खराब हो चुकी थी, आपसी बात बिगड़ चुकी थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक यह विद्रोह की भावना फैली रही। हालांकि बहादुर शाह जब आया तो उसने सिखों के साथ समझौता कर लिया था, ठीक, लेकिन औरंगजेब तक एक भी सिख इनके खिलाफ विद्रोह करने से नहीं रुका। फिर उसके बाद शीशगंज साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो बाद में 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है। फिर ये 1682 में दक्षिण की तरफ जाता है। दक्षिण की तरफ गया तो, लेकिन दक्षिण अभियान, दक्कन अभियान, इसके लिए कब्रिस्तान साबित होगा कैसे। और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं। और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब बहादुर शाह, मैंने बताया ना बहादुर शाह, सिखों को मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है। बहादुर शाह और सिखों के बीच में एक समझौता हो जाता है, ठीक। मुगल इसका समझौता कर लेते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद। अब औरंगजेब के खिलाफ राजपूत भी विद्रोह करते हैं, ठीक। राजपूत विद्रोह क्या था? तो मारवाड़ और मेवाड़ दो क्षेत्र थे जो अकबर के समय और शाहजहां के समय संधि के साथ रह रहे थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि इनके बीच हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। दोनों क्यों आए? इसका कारण यह था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफी कठोर अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने विद्रोह करना उचित समझा। औरंगजेब इनको प्रताड़ित कर रहा था, इनके धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, तो इन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के क्रम को अगर मैं बात करूं तो इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है, दोनों पर विजय स्थापित कर ली जाती है। हालांकि उदय सिंह जी के बाद राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आया। अमर सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ और मेवाड़ का जो वर्चस्व है वो कम हो गया था और उनको आसानी से दबा दिया गया था, हरा दिया गया था। मुगलों के खिलाफ हालांकि इन्होंने विद्रोह तो किया था लेकिन दब गए थे। फिर उसके बाद इसके बेटे ने ही लड़ाई छेड़ दी, शहजादे अकबर ने। एक अकबर वो था, एक अकबर ये है। अकबर ने लड़ाई छेड़ दी। मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौड़ एवं मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त करके 11 जनवरी 1681 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। अकबर ने बोल दिया कि पिताजी मैं स्वतंत्र बादशाह, तुम तो मर ही नहीं रहे, इतने साल हो गए, बूढ़े हो गए हम खुद, तुम मर नहीं रहे। इसलिए उसने विद्रोह कर दिया पिता से अलग होकर के। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? तो औरंगजेब दिमाग से काम लेता है। औरंगजेब ने एक खत लिखवाया और राजपूतों के खेमे में फिकवा दिया। और उसमें क्या लिखा था? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी बारी मार रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से इसने अकबर को
गुप्तचर साबित कर दिया कि तुम उनके अंदर बैठे हो और तुम उनको भड़का रहे हो। इस बात से राजपूत नाराज हो गए और राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया। राजपूत जब उसका साथ छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है भाई, अब अकबर भागकर छत्रपति शिवाजी के पास जाता है, लेकिन शिवाजी वहां नहीं थे। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी थे। संभाजी ने उसको शरण दिया, संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंचता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत करता है। 25 साल तक रहा था दक्षिण भारत में। अकबर फारस चला गया क्योंकि मराठा भी पराजित होने लगे थे, और फिर फारस के शाह ने उसको संरक्षण दिया और लंबे समय तक वह वहीं रहा, और बाद में अकबर की मृत्यु फारस क्षेत्र में ही हो जाती है। अकबर फारस में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वहां के शाह ने उसको शरण दी थी। शुरू में मराठाओं के पास जाता है शिवाजी से मिलने, लेकिन शिवाजी वहां नहीं होते हैं। छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे संभाजी होते हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं और उसका पीछा करके औरंगजेब दक्षिण तक आता है। लेकिन दक्षिण में वो 25 वर्ष व्यतीत करेगा औरंगजेब। ठीक, अब वो अकबर देखता है कि मेरे पिताजी से तो ये भी हार रहे हैं, तो वो भाग जाता है फारस। ठीक, उसके बाद औरंगजेब दक्षिण पहुंचकर दक्षिण का अभियान लड़ेगा और उन युद्धों को मराठों का विद्रोह कहा जाएगा। अब मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मराठा एक उभरती हुई शक्ति थी। इस समय मराठा एक उभरती हुई शक्ति था, यह बात याद रखना। मराठाओं का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए उनके साम्राज्य को देखकर औरंगजेब प्रारंभ में ही संसकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था। इसने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। अब मराठाओं का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि जो राजपूत राजा था जयसिंह, उसको भेजा कि तू संधि करके आ, कि उससे संधि करके जो हमारे किले जीते हैं वो हमें वापस दे दे। और उस संधि में क्या हुआ था, वो संधि किस नाम से जानी गई थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उस संधि को नाम दिया गया था पुरंदर की संधि। किसकी संधि? पुरंदर की संधि। ठीक, 1605 में ये संधि हुई थी भाई। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच। किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1605 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफी महत्वपूर्ण थी। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं। औरंगजेब की एक तरह प्रतीकात्मक जीत हो जाती है, यानी कि संधि के तहत औरंगजेब को किले दे देते हैं शिवाजी, एक संधि कर लेते हैं। शिवाजी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किले में से 23 किले पुनः लौटा दिए। शिवाजी ने मुगलों के 35 किले जीते थे, जिनमें से 23 किले तुरंत दे दिए थे। अब शिवाजी के साथ धोखा होगा, ध्यान से देखना। उसने स्वीकार कर लिया, सब कुछ संधि कर ली, लेकिन अब धोखा होगा। धोखा कैसे होगा? तो धोखा यह होगा, इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया और वहां से 5000 मनसबदार या 5000 सैनिक दिए गए। अब संभाजी जाता है संधि के तहत और वहां से 5000 मनसबदार लेके आता है, लेकिन अब औरंगजेब शिवाजी को बुलाता है कुछ वार्ता करने के लिए धोखे से। देखना क्या करेगा। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए। तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में नजरबंद करवा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को अरेस्ट कर लिया।
फिर शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं, शिवाजी वहां से निकल जाते हैं। शिवाजी की वहां से निकलने में मदद करता है जय सिंह का पुत्र राय सिंह। राय सिंह उसकी हेल्प करता है, आगरा से शिवाजी को निकालने में मदद कर दी और दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ के कई किलों को उन्होंने जीत लिया। अब शिवाजी वापस अपने क्षेत्र पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद मुगलों की सेना को एक एक करके काटते हैं और उनसे वापस किले जीत लेते हैं, क्योंकि संधि में धोखा कर दिया ना औरंगजेब ने, पीठ में छुरा घोंप दिया, और पीठ में छुरा घोंप दिया तो उसका अंजाम तो भुगतना था औरंगजेब को, ठीक, और उसी का अंजाम भुगता औरंगजेब ने। अब क्या हुआ, अब शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष किया। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बेटे संभाजी लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी असावधानी के कारण चूक हो जाती है उनसे, और 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया। उनके मंत्री कवि कलश थे, उनके साथ वो पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद 1689 में संभाजी का कत्ल कर दिया जाता है। 1689 में संभाजी की मृत्यु हो जाती है, कत्ल करवा दिया जाता है उसका। 1690 में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, पीक पे था। 1690 में मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, जो काबुल से लेके चटगांव और कश्मीर से लेके कावेरी नदी तक फैला हुआ था। काबुल से चटगांव की अगर मैं बात करता हूं तो अफगानिस्तान से लेके इधर पूर्वांचल के चटगांव तक फैला हुआ था, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। इतना वर्षों पूरे भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था, लगभग लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अब दक्षिण विजय, दक्षिण भारत पर क्या विजय प्राप्त करी इन्होंने, तो 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। 1682 में खुद औरंगजेब दक्षिण भारत जाता है, और दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। यह दक्षिण इसलिए जाता है ताकि अपना साम्राज्य बढ़ा सके। तो इसने वहां पहुंचकर 1685-86 में बीजापुर का अभियान छेड़ दिया, और बीजापुर के अभियान में क्या करता है, बीजापुर का सुल्तान जो होता है सिकंदर आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान था, औरंगजेब ने इसे पराजित कर दिया और इसके किले पर अधिकार कर लिया। सुल्तान आदिल शाह को हरा देता है और उसके किले पर अधिकार प्राप्त कर लेता है औरंगजेब। फिर उसके बाद गोलकुंडा अभियान पे पहुंचता है। गोलकुंडा अभियान पे जाता है औरंगजेब 1686-87, 85-86 में बीजापुर जीतता है, 86-87 में गोलकुंडा। क्या होता है, इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसने बोला कि मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा साल के, और तू मेरे मुगल साम्राज्य में मिल जा। इससे पहले जो आदिल शाह हमने बीजापुर वाला पढ़ा, उसको 1 लाख रुपए दिए थे वार्षिक पेंशन के रूप में, ठीक। उसके बाद इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे उन सबको दबाने में औरंगजेब सफल रहा। दक्षिण भारत में जितने भी विरोधी थे उन सबको दबा देता है। लेकिन एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। वो दक्षिण जाता तो है लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता, वहां से वापस लौट के नहीं आता। वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रहा, उन्हें सीमित करता रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया। ये दक्षिण को जीतने में लगा रहा, उन्हें सीमित करता रह गया, लेकिन उत्तर भारत को नहीं देख पाया।
जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है। जैसे ही औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। एक औरंगाबाद में इसका मकबरा बनाया गया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहते हैं कि इसका कब्रिस्तान इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि इन सभी पर जीत हासिल करने वाला औरंगजेब एक राणा छत्रसाल से हार जाता है। एक छोटे से सूबे का सूबेदार राणा छत्रसाल, उससे औरंगजेब हार जाता है। वो औरंगजेब की गर्दन पर तलवार रख करके एक बात बोलता है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह को मैं जीवन दान देता हूं। और इस बात से औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंचती है और वो सदमे में चला जाता है कि एक छोटे से शासक ने मुझे जीवन दान दे दिया, अरे मार दिया होता तो ठीक था, अब मुझे जीवन दान मिला है। इस बात का सदमा लगा और औरंगजेब इस सदमे से नहीं उबर पाया और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कहावत सुनने को मिलती है, बाकी लोक श्रुतियों में कहा गया है, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास जो थी हमारी औरंगजेब की के युद्ध अभियान से थी, जो हमने पढ़ा। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं उसको क्लियर करूंगा। मैं सभी मित्रगणों से अंत में यही अनुरोध करता हूं कि मेरे सभी मित्रगण क्लास को शेयर कर देना, लाइक कमेंट करना ना भूलना। और मेरे प्यारे मित्रगणों, जो भी मेरे से नए जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी इस क्रांति में सहयोग करना और सभी एक नई दिशा प्रदान करना। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं उनको हम इसी माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।